जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम सब क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ा था कि आर्टिकल 19 में, आप सब जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 19 में हमने क्या बताया था कि कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ। यानी पिछले वीडियो में हमने दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक की चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। और हमने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19 है, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता की बात। और इसी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आज दोस्तों हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि जो अनुच्छेद 19 के तहत जो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या क्या है दोस्तों, उनसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज हम दोस्तों उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से चीजों को नोट डाउन भी करते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। तो जो दोस्तों अभी अभी चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं दोस्तों चैनल से, वो सब क्या करेंगे दोस्तों, आप सब वीडियो को एक सीक्वेंस से, एक क्रम से देखने की कोशिश करेंगे ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर पाए, चीजों को आप इंटरलिंक कर पाए और चीजों को आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास को एकदम कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, जो कि एक क्रम से प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है और एक क्रम से वीडियो दोस्तों एक सीक्वेंस से चीजें पढ़ती जा रही हैं। तो आप सब दोस्तों इसी सीक्वेंस से देखने की कोशिश करें ताकि आपको चीजों को समझने में थोड़ी आसानी हो सके। और जो लोग दोस्तों वीडियो को नियमित देख रहे हैं वो सब क्या करेंगे दोस्तों, बस वो अपना क्या करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि उनको एग्जाम के जब आए, उनका एग्जाम जब करीब हो तो उनको बहुत ही आसानी हो। तो दोस्तों आप सब अब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ध्यान से चीजों को सुनेंगे, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 19 है यानी आर्टिकल जो 19 है उसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों। और उसमें किसकी बात की गई है? सबसे पहले हमने आपको यह बताया था आर्टिकल 19 में कि किसकी बात करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी अभिव्यक्ति की मतलब स्वतंत्रता की मतलब होता है दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता की आजादी देता है। और इसी अनुच्छेद 19 के तहत दोस्तों कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब उन हम 6 स्वतंत्रताओं को एक क्रम से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के एक क्लॉज और सब क्लॉज का के तहत, यानी दोस्तों इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको बोला जाता है अनुच्छेद 19 के खंड 1 उपखंड का। इसलिए दोस्तों इस तरह से आपको ना पढ़ेगा, आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का को दोस्तों अब क्या कह देंगे, सब क्लॉज ए। इसमें किसकी बात की गई दोस्तों? इसमें बात की गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें की गई। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दोस्तों यानी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड का के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें की जाती है। यानी हर व्यक्ति को दोस्तों बोलने की आजादी दी गई है, यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है ताकि वह किसी भी मुद्दे पे अपना व्यू रख सके, अपनी विचार को प्रकट कर सके। लेकिन इसके लिए दोस्तों कुछ प्रतिबंध भी लगाया जाता कि आपकी बोलने की स्वतंत्रता वहां तक है जहां से दूसरे की बोलने की स्वतंत्रता का हनन ना होता। यानी मतलब आपको इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप किसी भी मुद्दे पे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है दोस्तों आपको उचित तरीके से सही रूप से तार्किक बातें कहने की बातें की गई है। अगर आप किसी को गाली देते हैं, कुछ भड़काऊ बयान देते हैं, कुछ अलग चीजें कहते हैं, देश के विरोध में बात करते हैं यानी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं बात करते हैं, बहुत सारी तरह की प्रतिबंध लगाए गए दोस्तों, तो उसके लिए कुछ अलग चीजें की गई हैं। अगर उस तरह से आप बोलते हैं तो उसके लिए कुछ सजा का प्रावधान है, कुछ कठोर कारावास का प्रावधान किया गया। तो आप इतना याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की कहां की गई है तो दोस्तों आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत उपखंड खा में क्या बातें किया गया। तो देखिए इसमें बातें की गई है दोस्तों शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बातें की गई है। यानी जो दोस्तों अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आप इसको दोस्तों इस तरह से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में दोस्तों किसकी बातें की जाती है? इसमें दोस्तों बातें की गई है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन के स्वतंत्रता की बातें की गई है।
यानी आप दोस्तों क्या करेंगे, एक शांति पूर्व से कोई भी सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सम्मेलन मान लीजिए बुलाना चाह रहे हैं, यानी कोई मीटिंग बुलाना चाह रहे हैं, तो आप मीटिंग को शांति पूर्वक और निरायुध रूप से बुला सकते हैं। मतलब यह है कि आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो आप मीटिंग क्या करें, आप शांति पूर्वक तरीके से कर सकते हैं। आपको इसकी आजादी किसमें दी गई है, वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत की गई है। मतलब आप इस तरह का सम्मेलन ना बुलाएं कि जिसमें कुछ भड़काऊ चीजें की जा रही है, जिसमें उत्पाद मचाया जा रहा है, उसके लिए दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप यहां याद रखिएगा, आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई, उस स्वतंत्रताओं पे कुछ प्रतिबंध है। मतलब आप सम्मेलन बुला सकते हैं, अगर आपका सम्मेलन शांतिपूर्वक कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में कुछ विचार शेयर करने हैं, किसी मुद्दे पे बात होने वाली, तो आप शांतिपूर्वक बुलाइए। आपको इसको बुलाने के लिए नहीं रोका गया है। यह अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी के तहत आपको राइट से मिला हुआ है। लेकिन आप इस तरह के सम्मेलन नहीं बुला सकते जिसमें कुछ भड़काऊ चीजें की जा रही हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला आर्टिकल है वह क्या है, वो हम देखते हैं अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत उपखंड जो गा है दोस्तों, उसमें किसकी बातें की गई। देखिए इसमें बातें की गई है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यानी दोस्तों जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में, यहां दोस्तों आप बात करेंगे सब क्लॉज सी में क्या बातें की गई है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। यानी आप कोई भी सहकारी सोसाइटी का मतलब होता है दोस्तों, आप कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का संघ बना सकते हैं, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत। यानी आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत दी गई है। तो आप दोस्तों इसको इसे इंग्लिश में याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे पढ़ने में थोड़ा कठिन हो जाता है कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड गा में। इससे बेटर है दोस्तों आप आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के हिसाब से पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी संगम या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जाए तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंतर्गत की गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला अनुच्छेद है वह क्या है, वह देखिए, वह है दोस्तों अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड घ में क्या बातें की गई है। देखिए इसमें दोस्तों बातें की गई है राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, यहां बात करेंगे दोस्तों सब क्लॉज डी, इसमें क्या बातें की गई है, तो इसमें बातें की गई है दोस्तों राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता की बातें की गई। यानी आप इसको इस तरह समझिए कि राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद रूप से, मतलब आपको कहीं भी किसी भी पूरे राज्य क्षेत्र में, यानी पूरे देश में, पूरे राज्य में आपको आबाद रूप से मूवमेंट का अधिकार दिया गया, यानी संचलन का अधिकार दिया गया। यानी आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी जिले में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, देश के अंदर आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। इस पर भी कुछ प्रतिबंध है, मतलब जैसे दोस्तों मान लीजिए कहीं विद्रोह हो रहा हो और कुछ ऐसे जो एरिया हैं जहां पर कुछ इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, मतलब कुछ, तो उस जगहों पर जाने से रोक लगाया जाता है। लेकिन ऐसे आप किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, देश के किसी भी कोने में आ जाने की स्वतंत्रता आपको कहां दी गई है, वह आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी के अंतर्गत दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला अनुच्छेद वह क्या है, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड अंगा में किसकी बात की जाती है दोस्तों, इसमें बात की जाती है राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता की बातें की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आप इसको इस तरह पढ़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में किसकी बात की गई है, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता की बातें की गई है। यानी अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, पूरे देश के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत आप सब जानते हैं दोस्तों, राज्य कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको इस 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता कहां से दी गई है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ई में अंतर्गत दोस्तों। यानी हमारे देश में दोस्तों आप सब जानते हैं वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अलग अलग राज्यों में दोस्तों आप जानते हैं तमाम जिले हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी बस सकते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता दोस्तों आपको आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के अंतर्गत दी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद जो हमारा दिया गया
19 का जो खंड 1 के अंतर्गत जो उपखंड 6 है दोस्तों, इसमें किसकी बातें की गई है? इसमें बातें कही गई दोस्तों वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। इसको इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, आप यफ ना पढ़ के दोस्तों आप इसको जी कहेंगे, इसलिए दोस्तों क्योंकि यफ के बारे में अभी आपसे आगे बात की जाएगी। जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, उसके बारे में कुछ अलग प्रावधान है, उसके बारे में आप आगे पढ़ने वाला। आप सब जानते हैं दोस्तों, अंगा के बाद चा आता है और चा के बाद आता है छा, तो इसलिए दोस्तों ई के बाद यफ आता है, तो हमने यफ को यहां पर छोड़ के दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के बारे में। इसमें क्या बातें की गई है दोस्तों? इसमें वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता की बातें की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपको किसी भी व्यापार, व्यवसाय, किसी भी वृत्ति यानी किसी भी कारोबार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली है, तो आपको आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंतर्गत दोस्तों आपको व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। यानी आप किसी भी तरह का व्यवसाय अपना सकते हैं, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। आप जिस तरह के कारोबार करना चाहते हैं आपको उस तरह की स्वतंत्रता कहां पर दी गई है? वह आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के अंतर्गत दी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो 6 स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, इसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उन 6 प्रकार की स्वतंत्रता में किस तरह की बातें की गई। यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दोस्तों आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें की गई है, और हमारा दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बातें की गई है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में दोस्तों संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में दोस्तों राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता की बातें की गई है, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में दोस्तों राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता की बातें की गई है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में दोस्तों वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के बारे में बातें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस सारे 6 के 6 जो स्वतंत्रता दी गई है इसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कुल 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा यह जो वीडियो लेक्चर है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उस हर एक एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, आप यूपी पीसीएस की कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी दोस्तों जिसको आरओआर बोला जाता है, या आप टेट सीटेट या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको वही चीजें बता रहे हैं जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो जो टॉपिक्स आपके लिए महत्वपूर्ण होता है सिर्फ आपको वही चीजें पढ़ाई जा रही। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बातें की गई है उसमें किस तरह के अनुच्छेद की बातें की गई। आप सब जानते हैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में जो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया। अब उस मूल अधिकार के अंतर्गत जो अलग अलग अनुच्छेद दिया गया है उसके बारे में भी अब आपको एक क्रम से बताया जा रहा है। तो जो लोग दोस्तों पिछली वीडियो को नहीं देखे होंगे वो लोग प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप पिछला वीडियो देखते रहे, क्रम से देखते रहे, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। अब हम बात करने वाले दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसके अंतर्गत दोस्तों कुल 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या बातें की गई। देखिए जो अनुच्छेद 23 है दोस्तों उसमें क्या बातें की गई है, मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म पर प्रतिषेध की बातें की गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसके अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोस्तों यह शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अब जो हमारा दोस्तों अनुच्छेद 23 है यानी आर्टिकल 23 या क्या बात करता है, मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म पर प्रतिषेध की बातें करता है। यहां बलात्सर्म का मतलब होता है दोस्तों जो फोर्स्ड लेबर कराया जाता है। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है दोस्तों जो किसी से जबरिया काम करवाया जाता है। मतलब जैसे होता है ना पिछले समय में आप दोस्तों कहानियों में पढ़ते होंगे, आप देखते होंगे कि लोगों से क्या किया जाता था, जबरिया काम लिया जाता है,
बलात्सरम का मतलब होता है दोस्तों लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाना, उनके काम ना करने का मन होते हुए वो अगर काम नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी उनसे काम लिया जा रहा है, और उस काम का दोस्तों जो उसकी मजदूरी होती है, जो उनको इनकम मिलनी चाहिए, वह भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को दोस्तों बोला जाता है बलात्सरम, मतलब फोर्स रूप से लेबर कराया जाना। तो इस पर दोस्तों प्रतिषेध लगाया गया, यानी रोक लगाया गया है किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल जो 23 के दोस्तों इस पर रोक लगाया गया कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरिया काम आप उससे नहीं करा सकते। मतलब अगर वह व्यक्ति 18 प्लस है, मतलब वह वयस्क है, अगर वह काम करने का इच्छुक है, तब आप उससे काम ले सकते हैं, और उस काम के अनुसार उसकी जो इनकम बनती है, उसकी जो मजदूरी बनती है, वह आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दोस्तों काम नहीं करना चाहता तो आप उससे जबरिया काम नहीं ले सकते, आप उससे बदुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आप इसको इस तरह से समझे, पहले आप सुनते होंगे दोस्तों कहानियों में कि उनसे बदुआ मजदूरी कराया जाता था, तो आप इस तरह के काम को रोक लगा दिया गया दोस्तों अनुच्छेद 23 के तहत, यानी आर्टिकल 23 के तहत। जो मानव दुर्व्यापार होता रहता है दोस्तों, जो आप जानते हैं ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनते होंगे ना, जो मतलब बेच दिया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो दोस्तों, इसी को बोला जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसको भी रोक लगा दिया गया दोस्तों कि आप मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इसको याद रखेंगे, वह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो अनुच्छेद 24 है उसमें क्या बातें की गई। इसमें बातें की गई दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन पर प्रतिषेध लगाया गया है। यानी जो आर्टिकल 24 है दोस्तों अनुच्छेद 24 वह क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन पे प्रतिषेध लगा दिया गया। मतलब दोस्तों जिन बच्चों की एज 14 वर्ष से कम है, यानी यह दोस्तों जिनकी एज 14 ईयर से कम है, उन बच्चों से दोस्तों कारखानों में आपसे क्या किया जाता है, कारखानों में मतलब उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। मतलब जिन बच्चों की एज 14 ईयर से कम है उनसे उन जगहों पे काम नहीं कराया जा सकता। कारखानों का मतलब दोस्तों जहां पर हानिकारक केमिकल रिलीज होते रहते हैं, यानी जहां पर दोस्तों दुर्घटना होने की मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे जगहों पर क्या है दोस्तों बच्चों से काम करने पर, यानी नियोजन का मतलब दोस्तों उनको काम कराने पर रोक लगाया गया। किस अनुच्छेद के तहत दिया गया दोस्तों, यह अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिया गया। इसलिए दोस्तों इसको बोला भी जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोस्तों यह दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव दुर्व्यापार और बलात्सरम पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो कारखानों में जहां पर आपसे दोस्तों जहां पर हानिकारक केमिकल रिलीज होते हैं, यहां पर जहां पर दुर्घटना होने की संभावना बड़ी मात्रा पर होती है, उन जगहों पर दोस्तों उनसे रोजगार मतलब उनसे काम कराने पर दोस्तों क्या है रोक लगाने की बातें की गई है। अब हम देखने वाले दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के बारे में बताया था, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के बारे में नहीं बताया था। हमने कहा भी आपको उसके बारे में आगे बताने वाले हैं। तो आप देखने वाले दोस्तों जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है वह क्या बातें करता है दोस्तों। देखिए आप एक शब्द सुने होंगे दोस्तों संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। यहां संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी, या दोस्तों पहले मूल अधिकार था। आप सबसे पहले यही याद रखिएगा कि पहले यह दोस्तों मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया था, लेकिन अब दोस्तों वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों वह मूल अधिकार नहीं यानी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार की तो देखिए मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद, देखिए यहां देख रहे दिया गया ना अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 4 और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, यानी जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था यानी राइट टू प्रॉपर्टी की बातें दोस्तों अनुच्छेद 31 यानी आर्टिकल 31 के अंतर्गत की गई थी, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंतर्गत भी की गई थी। हमने अभी दोस्तों आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के बारे में नहीं बताया गया था। तो जो दोस्तों आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ यानी अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 4 जो दोस्तों वह संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था दोस्तों। इसकी पूर्व स्थिति यही थी, इसको अनुच्छेद 31 के अंतर्गत रखा गया था राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को। अब इन दोनों ही दोस्तों अनुच्छेद को निश्चित कर दिया गया यानी आर्टिकल 31 को भी दोस्तों और अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को दोस्तों इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था यानी राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार दिया गया था दोस्तों, इस राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को दोस्तों इस अनुच्छेद के तहत क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है यानी हटा दिया गया। अब हम वर्तमान में अगर हम देखें दोस्तों संपत्ति के अधिकार की अगर हम बात करें तो यह एक विधिक अधिकार है, इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों
वह विधिक अधिकार है यानी लीगल राइट्स है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों संपत्ति के अधिकार के बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार में, तो यह पहले दोस्तों मूल अधिकार था, यानी यह पहले फंडामेंटल राइट्स था। आप इसको याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों वह लीगल राइट्स है, यानी मूल अधिकार नहीं है, लेकिन यह विधिक अधिकार है, मतलब यह कानूनी अधिकार है। आप अपने संपत्ति का जो आप संपत्ति बना सकते हैं, अगर आप कानूनी तरीके से, मतलब आप उसको सही तरीके से आप अपनी संपत्ति का सृजन कर सकते हैं। लेकिन पहले इसको मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब इसको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। अब यह दोस्तों अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है, यानी अनुच्छेद 300 दोस्तों का इसको बोला जाता है दोस्तों आर्टिकल 300A के अंतर्गत दोस्तों अब क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बता दिया गया। तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर भी लोगों से गलती हो जाती है। तो आप याद रखेंगे, जो संपत्ति का अधिकार था यानी राइट टू प्रॉपर्टी था, यह पहले मूल अधिकार होता था, यानी पहले फंडामेंटल राइट्स होता था दोस्तों। लेकिन यह वर्तमान में आर्टिकल 300A के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत दोस्तों यह क्या है कि लीगल राइट्स है, यानी यह विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। और यह दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के तहत दोस्तों क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से विधिक अधिकार कब बना दिया गया, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्तों 1978 में, यानी जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के तहत दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को अब बना दिया गया है लीगल राइट्स, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया। पहले यह मूल अधिकार होता था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था वह मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के अंतर्गत किस संशोधन के अंतर्गत आया था, तो सबसे पहले याद रखेंगे जो 44वां संशोधन हुआ था, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और यह होता कब दोस्तों, तो आपके लिए ईयर भी याद रखना बहुत जरूरी है। यह होता है दोस्तों 1978 में, यानी 1978 में। 44वें संशोधन के तहत दोस्तों 1978 में क्या कर दिया गया, इसको संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया दोस्तों, वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगी कि जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों जो कुल 6 और अनुच्छेद दिए गए हैं, जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जो कुल 6 प्रकार की और स्वतंत्रता दी गई, उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 23 और 24 है वह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों, या संपत्ति के अधिकार को किस तरह दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से लीगल राइट्स बना दिया गया, यह भी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हमारा दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा उसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में जो और कुछ दोस्तों फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो और कुछ फंडामेंटल राइट्स बच गए हैं, उसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों चलते चलते बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है स्टडी विथ रामा, इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपके रिलेटिव में, आपके भाई बहन में जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि उनको दोस्तों चीज़ों को पढ़ने में और चीज़ों को समझने में आसानी हो दोस्तों, ताकि वह भी समझ पाए कि किस तरह से एग्जाम में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या चीज़ें उनके लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।